अब आगे हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं में कि जो समूह 17 है उसके रासायनिक गुण के बारे में। तो जो पहला रासायनिक गुण है वह है ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो समूह 17 के तत्व हैं उसमें फ्लोरीन से लेकर एस्टेटिन तक हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। तो ये जो है परिवर्ती प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाया जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ठो ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं और ये जो है अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जब क्रिया करेगा, जैसे कि समूह 17 के जो तत्व हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जब समूह 17 के तत्व रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो जो फ्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई भी नहीं है आवर्त सारणी में, इसलिए जो फ्लोरीन है वह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। लेकिन जो क्लोरीन है तथा ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है उनमें क्या पाया जाता है, रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है। माने कि डी कक्षक जो है इस प्रकार से खाली रूप में पाया जाता है क्लोरीन में और इन सभी में, जिसके कारण वो क्या करेंगे, उनमें जो शुरू में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उत्तेजित होकर के डी कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण जो फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन से लेकर के एस्टेटिन तक के जो तत्व हैं वो परिवर्ती धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लोरीन को देखेंगे तो जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो यह है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो 1s2 2s2 इसको नहीं लिख रही हूँ, सीधा कहाँ पे आएगा, 3s से देख रही हूँ। तो 3s में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और जो है 3p में 5 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। तो इस प्रकार से भरता है इसका इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम अनुसार। तो सबसे शुरू अवस्था में जब क्लोरीन का देखेंगे तो इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए जो क्लोरीन है +1 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। या तो इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, -1 ऑक्सीकरण अवस्था यह दर्शाएगा। तो इस अवस्था में दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। लेकिन जब इसी इलेक्ट्रॉन में देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन का प्रथम उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था माने एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के खाली पड़े हुए डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, माने ये इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे तो 2 ठो है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, यहाँ पे एक। तो अब इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 हो गई। तो इस स्थिति में जो क्लोरीन है 3 इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखेगा और क्या करेगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो तीनों को दान करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के डी में गया है, इसलिए इस स्थिति को क्या बोलेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला देखेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर के इसमें चला जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो रहा है तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था या सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे।
तो एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑफ क्लोरीन, तो ये तो सेम रहेगा। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, माने ये वाला इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें भी एक ठो बचा, इसमें एक ठो, और इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ठो है, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि इन 5 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है ये वाला क्लोरीन परमाणु। अब इसकी और उत्तेजित अवस्था देखेंगे तो ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी उत्तेजित होकर के यहाँ जा सकता है। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो उत्तेजित हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तृतीय उत्तेजित अवस्था या थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन बोलेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट थर्ड में क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3 3 6 1 7 है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान होगा +7 रहेगा। तो इस प्रकार से +1 -1 +3 +5 और +7 इस प्रकार से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में इस प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। अब यहाँ जो हैलोजन है उसमें छोटा आकार किसका रहता है, सबसे फ्लोरीन का, और उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है सबसे ज्यादा रहेगा। और ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जब ये संयोग करता है फ्लोरीन या फिर हैलोजन, तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अंतरा हैलोजन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अंतरा हैलोजन के बारे में। एक एग्जांपल उसका देखते हैं, तो I-F7, I भी हैलोजन है, आयोडीन और फ्लोरीन भी हैलोजन है। तो जब I का +7 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा तो 7 फ्लोरीन से संयोग करके IF7 बनाएगा। तो दोनों हैलोजन फैमिली के ही हैं, इसलिए इसको अंतरा माने अंदर के चीज ही मिल करके यौगिक बना रहे हैं, तो अंतरा हैलोजन यौगिक भी बोलते हैं। इसको आगे डिटेल में और अच्छे से दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं इसका रासायनिक गुण में, तो ऑक्सीकारक गुण। तो जो समूह 17 के तत्व हैं उसमें जो है उसके आवर्त में देखेंगे, उस दिन देखे थे, तो सबसे छोटा आकार इन्हीं का पाया जाता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अपने आवर्त में सबसे ज्यादा रहता है। और इनका जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी का मान भी ज्यादा रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो दूसरे किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो कोई देगा, उसको ये लोग ग्रहण करेंगे। तो दूसरा दे रहा है तो क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। तो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करके स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। इसलिए इनमें जो है ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है। और समूह में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो जो है ऑक्सीकारक का गुण घटता हुआ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद एस्टाटीन तक जब आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीकारक का गुण का मान घटता जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी का मान क्लोरीन से ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो फ्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति है सबसे ज्यादा पाई जाएगी। और जो ऑक्सीकारक गुण है वह कई प्रकार के ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। तो जलीय विलयन जब लेंगे तो जलीय विलयन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति
3 प्रकार के ऊर्जा या एंथैल्पी पर निर्भर करता है। पहला है बंध वियोजन ऊर्जा, तो बंध वियोजन एंथैल्पी भी बोलेंगे उसको। तो बंध वियोजन माने कि तोड़ना बंध को, तो उसको डिसोसिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको डेल डिसोसिएशन H0 से प्रदर्शित करेंगे। तो बंध जितना जल्दी टूटेगा किसी चीज का तो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो उस पर निर्भर करेगा। दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो एंथैल्पी है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो उसके लिए Eg से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल Eg H0 का मान होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। और तीसरा होता है जलयोजन एंथैल्पी। जलयोजन एंथैल्पी को इंग्लिश में हाइड्रेशन बोलेंगे। तो इसके लिए डेल हाइड्रेशन H0 लिखते हैं। तो इन सब के मान पर किसी भी जलीय विलयन में आक्सीकारक गुण का मान निर्भर करता है। अब देखेंगे कि जो प्रबल आक्सीकारक गुण किसी में पाया जाता है उसके लिए निम्नलिखित गुण पाया जाना जरूरी है। पहला है फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है सबसे कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन माने कि F2 अणु जो है उसमें 2 फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बंध पाया जाएगा। तो उस बंध का दुर्बल मान रहता है, जिसके कारण यह प्रबल आक्सीकारक गुण दर्शाएगा। दूसरा, जब फ्लोरीन का ऋण आयन रहता है F- आयन, वह छोटा आकार रहता है उसका, जिसके कारण उसकी जो जलयोजन एंथैल्पी का मान उच्च हो जाता है। माने छोटा आकार है तो जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके जल में बंद करके उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसलिए जो उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लेकिन जो पहले स्टेप में ऊर्जा कम उत्सर्जित होगी और लास्ट स्टेप में माने हाइड्रेशन वाले प्रक्रिया में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा फ्लोरीन के लिए उत्सर्जित होती है। यह हो गया। अब जो फ्लोरीन है वो प्रबल आक्सीकारक है, जिसके कारण यह अनेक प्रकार के जो अन्य हैलोजन रहेंगे उनके आयनों को ठोस अवस्था या विलयन अवस्था में क्या कर सकता है, आक्सीकृत कर सकता है। देखो हैलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा आक्सीकारक है, तो क्या करेगा, जो अपने से नीचे जो भी हैलोजन पाए जाएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को ठोस अवस्था में या फिर विलयन की अवस्था में क्या कर सकता है, यह आक्सीकृत कर सकता है। अब जो फ्लोरीन है वह सभी प्रकार के जो हैलाइड है उनको भी आक्सीकृत कर सकता है। जैसे कि हैलाइड को क्या लिखेंगे, X- लिखते हैं। तो फ्लोरीन के साथ जब X- का रिएक्शन कराएंगे तो X- से क्या बन जाएगा, X2 बन जाता है। जो फ्लोरीन है वह आक्सीकारक है, तो जो फ्लोरीन रहेगा F2 + 2X-, ये हैलोजन है। तो फ्लोरीन को छोड़कर इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब हो जाएगा। तो इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, ये जो फ्लोरीन है खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। 2F- बना रहा है, तो 0 से माइनस ऑक्सीकरण अवस्था में आया, तो ये अपचयित हो जा रहा है और इसको क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, X2 बनेगा। यहाँ पे अगर Cl- लेंगे तो यहाँ पे Cl2 बनेगा। यहाँ पे Br- लेंगे तो यहाँ पे Br2 बनेगा। इस प्रकार से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वह हैलाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करने का काम करता है। इसी प्रकार जो ब्रोमाइड है वह आयोडाइड आयनों को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। माने जो भी ऊपर में पाए जाएंगे अपने से नीचे वाले सभी को क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करने का काम करेंगे। अब ब्रोमीन जो है केवल आयोडीन को ऑक्सीकृत करेगा,
और क्लोरीन के नीचे क्या क्या पाया जाता है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन को भी ऑक्सीकृत करेगा और आयोडीन को भी ऑक्सीकृत करेगा। अब ब्रोमीन के नीचे आयोडीन बस पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन को ऑक्सीकृत करेगा। इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीकृत करने का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है वह जल जो रहता है, जल माने कि वाटर H2O, उसको ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने का काम करता है। माने जो फ्लोरीन गैस है उसको अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ में, तो वहाँ पे H+ आयन मिलता है और F- आयन मिलेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार अगर क्लोरीन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ, तो इसको पहले देख चुके हैं। तो क्लोरीन और H2O का रिएक्शन होगा तो HCl बनता है प्लस HOCl का निर्माण होगा। इसी प्रकार जब ब्रोमीन और H2O अभिक्रिया करेंगे तो HBr और HOBr बनता है। आयोडीन जब जल के साथ रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यह रिएक्शन संभव नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो आयोडाइड है I- है, उसको जलीय विलयन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा, जो आयोडीन है वह ऑक्सीकृत हो जाता है और I- से I2 का निर्माण करता है। यह हो गया। अब हाइड्रोजन के प्रति अगर समूह 17 के तत्वों को देखेंगे तो जो समूह 17 के तत्व हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। समूह 17 का जो तत्व है उसको 100 लिखते हैं। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो H का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन करेगा H का निर्माण करेंगे। ये समूह 17 का तत्व है, ये हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि सबसे ऊपर रहता है। और फ्लोरीन से नीचे आते जाएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होगा, उनकी जो क्रियाशीलता है वह हाइड्रोजन के प्रति घटती हुई जाती है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन है उसको ठंडे में तथा अंधेरे कमरे में रिएक्शन कराते हैं। और क्लोरीन को किस में रिएक्शन कराएंगे, सनलाइट में या फिर सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराते हैं। और ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो गर्म करने पर रिएक्शन होता है। और आयोडीन को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तभी हो जा करके क्रिया करेगा। तो यहाँ पे H2 प्लस F2 मिलके क्या बनाएगा, 2HF बनाएगा। तो जो 2HF बनता है ये ठंडे में और अंधेरे कमरे में बन जाता है। अगर यहाँ पे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो 2HCl यहाँ से बनेगा। और जो 2HCl बनता है वो किसमें बनेगा, HNu या फिर सनलाइट में बनता है। यहाँ पे अगर क्लोरीन के जगह यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो जो ब्रोमीन है वो गर्म करने पर रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे परिस्थिति बदल जाएगी, डेल लगाएंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, HBr बनेगा। इसी प्रकार जो आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2, और ये उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे हमको उत्प्रेरक देना पड़ जाता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2HI बनता है। यह हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता पाई जाएगी। अब जो है हाइड्रोजन के साथ
क्रिया करने की जो प्रबलता है, सबसे पहले कौन ज़्यादा रिएक्शन करता है? फ्लोरीन। उसके बाद प्रबलता से रिएक्शन करेगा क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, और ब्रोमीन के बाद सबसे कम जो क्रियाशीलता है हाइड्रोजन के प्रति वह आयोडीन की पाई जाती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का हैलाइड बनता है उसके गुण को बताया गया है। तो जो हाइड्रोजन का हैलाइड है उसको हम लोग H से लिखते हैं। अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में। तो हाइड्रोजन के जो हैलाइड है उसके गुण के बारे में यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहला इसका गुण में दिया है भौतिक अवस्था। तो जो भी हाइड्रोजन के हैलाइड रहेंगे वह HF माने फ्लोरीन, यहाँ पे जो फ्लोरीन आएगा उसको छोड़ करके जो भी हैलाइड रहेंगे वो क्या रहेंगे? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो HF है इसमें HF जो है उसमें क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह किस में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो ये H है, ये F है। अब यहाँ पे ये H है, ये F और ये H और ये F। तो ये विद्युत ऋणी है, ये विद्युत धनी है। तो इसके बीच ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, और इसके बीच भी यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, क्योंकि इसमें आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और इस पे क्या आ जाएगा? आंशिक धन आवेश आएगा। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही जो HF है वह लिक्विड अवस्था में या द्रव रूप में पाया जाता है। बाकी सभी जो रहते हैं वो गैसीय स्टेट में पाए जाएंगे। अब जो है ठोस अवस्था में जो HF है और टेढ़े मेढ़े या जिग-जैग रूप से जुड़े रहते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा जुड़ता है उसी को क्या बोलेंगे? जिग-जैग संरचना बोलते हैं। अब दूसरा देखेंगे कि जो HCl रहता है, जैसे HF है इसी प्रकार HCl भी हो सकता है। तो जो HCl है उसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना नगण्य या बहुत कम पाई जाती है, और HBr में तो और कम, और HI में सबसे कम पाई जाएगी, जिसके कारण ये सब क्या किस में पाए जाएंगे? गैसीय स्टेट में रहेंगे। अब देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो जो HF है इसमें क्या होता है? अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, इसलिए इसका जो क्वथनांक है अन्य की अपेक्षा ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए या गर्म करके तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अन्य सभी जैसे HCl, HBr, HI इन सभी में दुर्बल प्रकार का मंडल बल आकर्षण बल पाया जाएगा, इसलिए जो है इनको क्वथनांक का मान हाइड्रोजन बंध वाले की अपेक्षा कम रहेगा, लेकिन अणु भार का मान उसमें ज्यादा पाया जाएगा। इसलिए जो क्वथनांक का सबसे ज्यादा मान है वो HI के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर HI के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर HBr के लिए होगा, उसके बाद HCl के लिए होता है। तो HCl का क्वथनांक सबसे कम होगा, HBr का उससे ज्यादा होगा, और HI का क्वथनांक सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक का मान परमाणु भार का मान बढ़ता जाता है। अब ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब है ऊष्मा देंगे तो कौन सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा। तो इसके लिए जो भी उनके बीच बंध पाया जाता है उसको तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा जिसके लिए लगेगी वह उतना ज्यादा स्थायी होगा। तो जो है HF का अणु में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए जो HF है इसके लिए सबसे ज्यादा ऊष्मीय स्थायित्व है Cl, फिर HBr और इधर आएंगे तो HI। सबसे ज्यादा स्थायी HF होगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और नाभिक के प्रति ज्यादा आकर्षण रहेगा, तो ये ज्यादा प्रबलता से स्थायी होगा।
और यह सब का स्थायित्व HF की तुलना में कम होते जाता है। अब अगला देखेंगे अपचायक गुण। तो जो अपचायक गुण का मान है वह सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा? अपचायक गुण माने कि क्या होगा? दूसरे को अपचयित करेगा तो अपचायक कहलाएगा। तो जो अपचायक गुण का मान है सबसे ज्यादा HI में पाया जाता है, फिर HBr में, फिर HCl में, फिर HF में। तो बंध वियोजन एंथैल्पी के मान पर यह मान भी निर्भर करता है। तो अपचयन करने के लिए क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन को आसानी से किसी को दे देना चाहिए। जब किसी को हाइड्रोजन देंगे तो उसके साथ वह जुड़ेगा, माने वह अपचयित होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को दान करने की क्षमता इन सब में से इसमें ज्यादा पाई जाएगी। यह आसानी से हाइड्रोजन को दान करेगा, जिसके कारण यह सबसे प्रबल अपचायक कहलाता है। अब यहाँ पे अपचायक गुण का अगर माइनस के रूप में देखेंगे तो ये क्या बनाएगा? I माइनस, ये बनाएगा Br माइनस, ये बनाएगा Cl माइनस और ये बनाएगा F माइनस। सबसे हाइड्रोजन को हटा देंगे तो सब का ऐसे माइनस माइनस बचेगा। तो सबसे ज्यादा अपचायक प्रकृति I माइनस का होगा और सबसे कम होगा F माइनस का। इसके बाद अम्लीय गुण देखेंगे तो जो हाइड्रोजन हैलाइड है, माने कि जो HX है, ये वाला हाइड्रोजन हैलाइड, ये जलीय विलयन में अम्लीय प्रकृति का रहता है, इसलिए यह जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है। जैसे देखो HX है प्लस H2O, तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ से H3O बन जाता है। H3O+ बनेगा और इसके साथ साथ X- बनता है। अब जो H3O+ बना है यहाँ से फिर से क्या निकलेगा? H+ आयन मुक्त होगा, माने कि इसमें जो है क्या पाई जाएगी? H+ आयन दान करने की क्षमता पाई जाती है। ये H+ आयन दान किया, जो इसके साथ जुड़ के H3O+ आयन बनाया, जो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो हाइड्रोनियम आयन बनने के कारण ये H+ कहाँ से मिला था? यहाँ से, इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और जो अम्ल की प्रबलता का क्रम है वह इसी क्रम में पाया जाएगा। सबसे पहले H+ आयन ये दान करेगा तो यह सबसे प्रबल अम्ल होगा, और ये छोटा है तो आकर्षण ज्यादा रहेगा, तो धीरे धीरे दान करेगा, पहले दान नहीं करेगा। इसलिए जो HF है इसके लिए अम्लीय प्रबलता का मान सबसे कम होगा। अब देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो HX है, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड HX, तो इन दोनों के बीच में बंध पाया जाता है। तो ये जो विद्युत धनी रहता है, ये विद्युत ऋणी, तो ये आंशिक धन आवेश में टूटेगा और ये आंशिक ऋण आवेश में। तो ये दो प्रकार के आंशिक आयन बनाने की क्षमता इसमें पाई जाती है, इसलिए ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण का गुण प्रदर्शित करेगा। और जो HI है इसके लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर I का। यह सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है फ्लोरीन, और यह सबसे ज्यादा विद्युत धनी है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार से टूटने की शक्ति सबसे ज्यादा रहेगी, और इधर कम होते होते सबसे कम पाया जाएगा HI का। अब देखते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में देख रहे थे। अब फिर से हमें किस में उतरना है? हैलोजन के रासायनिक गुण में। तो जो हैलोजन का रासायनिक गुण है उसमें जब लोग आते हैं तो वह ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता दर्शाएगा। तो अब हाइड्रोजन हैलाइड को यहाँ से भूल जाते हैं, यहाँ से फिर आएंगे हैलोजन में। तो हैलोजन में आएंगे तो ये आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन।
तो इस हैलोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टी का चौथा है उसमें आता है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाएंगे, इन सब को रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बनाते हैं। और जो ऑक्साइड है वह फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए फ्लोरीन जो है का ऑक्साइड नहीं बनता है बल्कि ऑक्सीजन का फ्लोराइड बन जाता है। देखो OF2 बनता है, तो किसी भी चीज में जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन किसी चीज से जुड़ता है तो उसको फ्लोराइड बोलते हैं, और ऑक्सीजन किसी चीज से जुड़ता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो इन दोनों में अगर ये दोनों एक साथ जब जुड़ जाएंगे तो ऐसे बनता है, OF2 बन जाता है, ये दोनों जुड़े तो इसमें फ्लोराइड भी है और ऑक्साइड भी है, तो इसको फ्लोराइड कहेंगे कि ऑक्साइड कहेंगे। जैसे फ्लोरीन का ऑक्साइड इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह सबसे ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहलाएगा, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड कहलाएगा। इसको फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन का फ्लोराइड इसको कहा जाता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा विद्युत ऋणात्मक रहता है। इसी प्रकार से जो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना होता है, -1, और इसका होता है -2। तो इसी प्रकार से जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। मोनो ऑक्साइड में ऑक्सीजन एक ठो रहेगा जैसे OF2 और Cl2O, Br2O। डाई ऑक्साइड में 2 ठो ऑक्सीजन जुड़ेगा हैलोजन के साथ में, ट्राई ऑक्साइड में 3 ठो ऑक्सीजन जुड़ेगा, टेट्रा में 4 ठो जुड़ेगा, पेंटा में 5 ठो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हेक्सा में 6 ठो ऑक्सीजन जुड़ेगा, और हेप्टा में क्या होगा, 7 ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है। सब के लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेना जैसे बताया गया था ऑक्सीकरण संख्या वाले में। ये हो गया उनके ऑक्साइड हैलोजन के। अब देखेंगे कि जो ऑक्साइड है उसको बनाने की विधि। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वह क्या बनाता है, OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। तो यहाँ पे जो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड भी इसको बोलते हैं। देखो इसके 2 और 2 को भाग दे देंगे, बटा 2 करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 आ जाएगा तो OF बचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, और इसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं। तो जो फ्लोरीन है ऑक्सीजन से सीधे क्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, फ्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनता है, सोडियम फ्लोराइड NaF बनेगा। उसके बाद जो NaF रहता है उसी के साथ बनता है OF2, और उसी के साथ बनता है H2O। अब इस विधि द्वारा जो F2 रहेगा 2F2 प्लस 2NaOH, इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनता है। ये दोनों क्या बनाएंगे, 2NaF प्लस OF2 प्लस बनता है यहाँ से H2O। तो फ्लोरीन और NaOH की क्रिया से OF2 बनाते हैं, ये पहला निर्माण विधि हो गया। और दूसरी प्रकार का जो फ्लोराइड है O2F2, इसको बनाने के लिए फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को लेते हैं और यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, किसमें,
विद्युत विसर्जन और टेम्परेचर को कम रखेंगे और प्रेशर को भी कम रख करके इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से F2O2F2 बनता है। यह हो गया। अब इसमें अनेक प्रकार के जो ऑक्साइड हैं उनकी संरचना को बुक में दिया हुआ है। इसको OF2 में कोणीय प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से OFF और यहाँ पे 103 अंश का कोण पाया जाता है। इसी प्रकार OCl2, O और Cl, यहाँ पे F के जगह पे Cl आ जाएगा। इसकी भी एंगुलर संरचना पाई जाएगी जिसमें 111 अंश इसका कोण यहाँ पे बंद कोण पाया जाएगा। और इसमें जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच की दूरी 1.41 एंगस्ट्रॉन पाया जाएगा और इसके लिए 1.71 एंगस्ट्रॉन पाया जाता है। इसी प्रकार से I2O5 और Cl2O7 की संरचना को भी देख लेना। उसके बाद देखते हैं कि जो ऑक्साइडों के गुण, तो ऑक्साइडों के गुण में सभी जो ऑक्साइड हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और विस्फोट के साथ क्या होंगे, अपघटित होंगे। जब भी उनको अपघटित किया जाएगा तो क्या करेंगे, विस्फोट करते हुए अपघटित होते हैं और इनका जो अपघटन है वह गर्म करने पर अथवा इसमें करंट या झटका देने पर होता है। जो क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड हैं जैसे कि Cl2O, ClO2, ये सभी क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक रहते हैं और ये भी विस्फोटक प्रकृति के होंगे। जो ClO2 है इसको कलर वाले चीज को कलर लेस करने के लिए माने विरंजक की तरह यूज किया जाता है और कागज, कपड़ा और जो गंदा पानी रहेगा उसका ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। जो ब्रोमीन ऑक्साइड है जैसे Br2O, BrO2, इन सब का मध्य पंक्ति विसंगति, इनमें एक प्रकार की डिसऑर्डर पाया जाता है, विसंगति पाया जाता है जिसको मध्य पंक्ति विसंगति कहते हैं, जिसके कारण ये कम स्थायी रहता है और प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। ये जो है निम्न ताप पर ही पाए जाएंगे, माने टेम्परेचर कम रहता है उसी स्थिति में ब्रोमीन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आयोडीन के ऑक्साइड हैं वह अविलेय ठोस के रूप में रहते हैं और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये टूट करके अपघटित हो जाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आकलन के लिए आयोडीन पेंटाऑक्साइड को एक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के जो हैलोजन हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, तो सब के जो ऑक्साइड की प्रकृति है वह अम्लीय प्रकृति की होती है और इनका जो ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाता है, बढ़ने के साथ साथ इनकी जो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। अब देखेंगे कि जो समूह 17 के जो तत्व हैं हैलोजन, वो जल से क्रिया कैसे करेंगे। तो जो फ्लोरीन है वह जल से जब रिएक्शन करता है, जैसे F2 प्लस H2O वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, HF, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन मिलकर 2HF बनाता है, प्लस ये एक ऑक्सीजन बचा है तो उसको हाफ O2 बनाएगा और यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है। माने कि जब वाटर से रिएक्शन करेगा फ्लोरीन तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोरीन तथा ब्रोमीन जल से जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हैलाइड और हाइपोहैलस अम्ल का निर्माण करते हैं। जो हैलाइड बनेगा वह H से रहेगा, जैसे कि HCl, HBr, HI, इस प्रकार से। और जो हाइपोहैलस अम्ल है वह HOX होता है, तो HO रहेगा और X की जगह हमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो
यह एक तो हैलाइड बनाएगा और दूसरा हाइपोहैलस अम्ल बनाता है। आयोडीन की जल में विलयता उष्मा अवशोषी होती है। जब आयोडीन को जल में विलय करेंगे तो वहां पर उष्मा शोषी प्रकार का रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसमें उष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। अब अगली क्लास में हैलोजन के ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।